नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं सामने खड़े शख्स को देखकर मोंटी के डैड के पसीने छूटने लगते हैं और वह डरते हुए बोलते हैं, आप। इशिता पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी नज़रें आदित्य की नज़रों से मिलती है। वह आदित्य की आंखों में खुद के लिए चिंता साफ देख पा रही थी। वह इशिता को सीधा खड़ा करता है और खुद घुटनों के बल बैठकर उसे ऊपर से नीचे चेक करते हुए बोलता है, बच्चा आप ठीक तो हो? आपको चोट तो नहीं लगी? आदित्य को खुद की ऐसे चिंता करते हुए देख इशिता कहीं ना कहीं खुश हो जाती है। आखिर वह भी तो 6 साल की बच्ची ही है जिसे अपनी माँ के साथ साथ बाप के प्यार की भी ज़रूरत थी। इशिका आगे आकर बोलती है, मिस्टर हैंडसम, ये अंकल हमें गेम नहीं खेलने दे रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि वो इस मॉल के 50% के पार्टनर हैं, इसीलिए वह जैसा चाहेंगे हमें वैसा करना होगा। उसकी बात सुनकर आदित्य घूर कर मोंटी के डैड की तरफ देखने लगता है और इशिता को साइड में करके बोलता है, तो क्या कह रहे थे आप कि यह आधा मॉल आपका है? मोंटी के डैड डरते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, अगर मुझे पहले पता होता कि यह दोनों आपकी बेटियां हैं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता। उसकी बात सुनकर इशिता और इशिका और आदित्य हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। आदित्य को यह सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह मन में सोचता है, काश ऐसा होता, लेकिन वह उन्हें घूरते हुए पीछे खड़े नील से बोलता है कि आधे घंटे में यह पूरा मॉल मुझे चाहिए, वाई हुक और वाई क्रुक, और यह इंसान मुझे शाम तक रोड पर भीख मांगता हुआ दिखाई देना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर इशिता और इशिका हैरानी से आदित्य को देखने लगती हैं। उन्हें लगा नहीं था कि आदित्य उनके लिए ऐसा करेगा। नील जो सुबह को गोद में लिए खड़ा हुआ था बोलता है, ओके बॉस, काम हो जाएगा। मोंटी के डैड आदित्य के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर मेहरा, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वह जानते थे कि अगर आदित्य ने सोच लिया है तो फिर उन्हें बर्बाद होने से कोई और नहीं बचा सकता। सुबह बोलती है, नहीं मामू, आप इन्हें माफ़ मत करना, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्तों को परेशान करने की। मोंटी के डैड, मिस्टर मेहरा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इन बच्चियों से माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन आदित्य उनकी सभी बातों को इग्नोर करता है और इशिका इशिता को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे महसूस करके उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। मोंटी के डैड पीछे खड़े चिल्लाते रहते हैं। आदित्य उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है। वो आदित्य के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन आदित्य के बॉडीगार्ड उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नील उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आदित्य के पीछे चला जाता है। आदित्य उन दोनों को मॉल में बने कैफेटेरिया की तरफ ले जाता है और उन दोनों को वहां पर चेयर पर बैठा देता है। नील भी सुबह को लेकर वहां आ जाता है। आदित्य, आप दोनों वहां अकेली क्या कर रही थी और आपके पेरेंट्स कहाँ पर है? इशिका, हैंडसम अंकल, हम शॉपिंग पर आए थे, मम्मा को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए वह कुछ देर के लिए हमें वहां छोड़ कर गई थी। आदित्य गुस्से से, तुम्हारी मॉम कितनी लापरवाह हैं, ऐसे कैसे तुम लोगों को वहां पर छोड़ सकती हैं? अगर कुछ हो जाता तो? आदित्य के मुंह से अपनी मॉम के लिए यह सुनकर इशिता गुस्से से उसे घूरने लगती है और बोलती है, हमें आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी मम्मा कैसी हैं और कैसी नहीं, कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं आपको थैंक्स बोलूँगी तो आप गलत हैं, क्योंकि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी मदद करिए, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य उसे घूरते हुए बोलता है, तुम हमेशा मुझसे इतनी चिढ़ी हुई क्यों रहती हो इशिता, क्योंकि आपकी शक्ल ही ऐसी है। उसकी बात सुनकर आदित्य स्पीचलेस हो जाता है। वहीं शुभी, इशिका और नील मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। नील अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलता है,
तो तुम कहना चाहती हो कि बॉस बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखते हैं, इसीलिए तुम हमेशा उनकी शक्ल देखकर चिढ़ जाती हो। इशिता, हाँ, कोई शक? जब देखो तब गुस्से में ही रहते हैं। आदित्य चिढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत बुलाने की? तुम्हें क्या पता कि कितनी लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लड़कियों की भीड़ लग जाती है। इशिता, जानती हूँ कि आप कितने बड़े प्ले बॉय हैं। सुबी चिल्लाती है, अब बहस बंद करो। उसकी बात सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। इशिता इशिका का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर मम्मा आएंगी तो हमें डांट पड़ेगी। इतना बोलकर वह किसी की बात सुने बिना इशिका के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। आदित्य उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। वह दोनों बाहर जा ही रही थी तभी उन्हें निकिता मिल जाती है। निकिता, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने आपको वहाँ पर इंतज़ार करने को कहा था। इशिका, मम्मा हम तो आपको देखने ही आ रहे थे। निकिता, ओके चलो। वह तीनों मॉल से बाहर निकल जाते हैं। निकिता उन दोनों को ले जाकर कार की बैक सीट पर बैठा देती है और खुद आगे आकर ड्राइविंग करने लगती है। इशिका इशिता के कान में बोलती है कि दीदू, हम कल सुबह के घर जाएंगे तो वहाँ पर मिस्टर हैंडसम भी होंगे, तो मम्मा को हमारे साथ देखने के बाद वो क्या करेंगे? इशिता, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब हम क्या करें? इशिका, हम मम्मा से बोल देंगे कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। निकिता, जो इतनी देर से उन दोनों को खुसुर-पुसुर करते हुए देख रही थी, वह उनसे बोलती है, यहाँ क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? इशिता, मम्मा हम सोच रहे थे कि हम कल शुभी की मम्मा के बर्थडे में नहीं जाएंगे, इसीलिए हम कल का प्लान कैंसिल करते हैं। निकिता, सुबह तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब क्या हुआ? मम्मा, हमारा ना सुबह से झगड़ा हो गया है, इसीलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। निकिता, बच्चा, लड़ाई झगड़े अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह, और वैसे भी मैंने शुभी को प्रॉमिस किया है कि मैं कल ज़रूर आऊँगी, इसीलिए अब बात ख़त्म। उसकी बात सुनकर इशिता और इशिका बेचारगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। घर आने के बाद इशिता और इशिका अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं निकिता भी अपने रूम में जाकर सारा सामान सेट करती है और काउच पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके मॉल में मिले शख्स के बारे में सोचने लगती है। रात का वक्त निकिता के दिमाग में कुछ पुरानी बातें घूमने लगती हैं, जिससे वह अपनी आंखें खोल देती है और खुद से बोलती है, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी और ना ही कमज़ोर पड़ूँगी। अगर मैं आपसे मिली तो आपको लेकर मेरी नफ़रत मुझ पर हावी हो जाएगी, जो माँ नहीं चाहती थी। वह अपनी आंखें बंद करके वहीं पर लेट जाती है। वहीं एक बड़े से आलीशान विला में एक आदमी हॉल में पड़े हुए सोफे पर बैठा हुआ था। उसके आसपास का ऑरा काफ़ी सीरियस था। उनकी उम्र लगभग 55 साल होगी। उनके सामने कुछ आदमी बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, हुकुम सा, क्या आपने सच में उन्हें देखा था? उनमें से हेड की चेयर पर बैठे हुए हुकुम सा बोलते हैं, हम भले ही बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी आँखों ने अभी तक देखना बंद नहीं किया है। हमें पूरा यकीन है कि वह वहीं पे थी। वो एकदम अपनी माँ के जैसी हैं। उनकी बात सुनकर उनके बगल में बैठे लड़के का चेहरा खुशी से चमकने लगता है। वह बोलता है, आप चिंता मत करिए बाबा साहब, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। हुकुम साहब, आप जल्दी उनके बारे में पता करने की कोशिश करिए। अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। अहम मन में इंतज़ार तो हमसे भी नहीं हो रहा है बाबा साहब। हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें। इतना सोचकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। हुकुम साहब अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वह शख्स खड़ा होकर बोलता है, मुबारक हो भतीजे,
आपका मकसद जल्द ही पूरा होने वाला है और फिर उदयपुर रियासत और हज़ारों करोड़ों की संपत्ति आपके कदमों में होगी। अहम शैतानी मुस्कान से बोलता है, धीरे बोलिए फूफाश्री, दीवारों के भी कान होते हैं। इतना सुनकर वह आदमी जिसका नाम भैरव प्रताप था, वह मक्कारी से मुस्कुराने लगता है और अपने कमरे की तरफ चले जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन शाम का वक्त, राधिका का घर। पूरे गार्डन में राधिका की पसंद के हिसाब से डेकोरेशन हुआ था। पर्दे में सिर्फ सिंह फैमिली और आदित्य के अलावा राधिका और शुभी के कुछ दोस्त ही थे, क्योंकि राधिका आदित्य और अपनी फैमिली के बीच की प्रॉब्लम सबको नहीं दिखाना चाहती थी। सब लोग वहां पर आ चुके थे। इंतज़ार था तो आदित्य, इशिता और इशिका का। राधिका के हस्बैंड से उसका डिवोर्स हो चुका है। महिमा जी आकर राधिका को गले लगाती हैं और उसके गाल पर किस करते हुए बोलती हैं, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। भगवान तुम्हें हमेशा बुरे लोगों की नज़रों से दूर रखे और तुम्हें सद्बुद्धि दे कि तुम अपने और पराये में अंतर जान सको। राधिका उन्हें खुद से दूर करके बोलती है, डोंट वरी मम्मा, मुझे अच्छे से पता है यह कौन अपना है और कौन अपनों के पेश में पराया। उसकी बात सुनकर महिमा जी मुंह बना लेती हैं। उदय जी भी आगे आकर उसे विश करते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। अंश भी उसे विश करता है। आदित्य भी वहां पर आ जाता है। अंश रिया की तरफ देखता है, जो अपने लस्टफुल आंखों से आदित्य को ही देखे जा रही थी। वह उसके कान में बोलता है, क्या तुम भूल गई उसने कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ क्या किया था? इसीलिए उसे घूरना बंद करो और दीदी को विश करो। उसकी बात सुनकर रिया उसे घूरने लगती है और फिर राधिका को बर्थडे विश करती है। उसकी नज़र बार बार आदित्य पर ही जा रही थी। यही हाल वहाँ आई हुई सभी लड़कियों का था। वह सभी आदित्य को ही निहारे जा रही थी। रिया ने आदित्य को इम्प्रेस करने के लिए ब्लैक कलर की मिडी पहनी थी, जो उसके थाइस तक थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी बर्थडे पार्टी में आई है। उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी क्लब में पार्टी करने के लिए आई है। पार्टी की थीम ब्लैक थी, इसीलिए आदित्य ने ब्लैक पैंट और शर्ट कैरी किया था, जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। नील ने भी ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था। राधिका ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुबी ने भी उससे मिलती जुलती ड्रेस पहनी हुई थी। तभी आदित्य राधिका के पास आकर उसे गले लगाता है और उससे बोलता है, हैप्पी बर्थडे दी। राधिका, इतना रूखा सूखा बर्थडे विश, मेरा गिफ्ट कहाँ है? राधिका अपने हाथ आदित्य के सामने फैला देती है। आदित्य उसके हाथ में एक की देता है और उसे पीछे देखने का इशारा करता है। राधिका पीछे देखती है तो उसे गार्डन की साइड में खड़ी एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल दिखाई देती है, जिससे वो खुशी से आदित्य को गले लगाकर बोलती है, थैंक यू आदि, ये मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। उसकी बात सुनकर महिमा जी और उदय गुस्से से आदित्य को देखने लगते हैं, क्योंकि उसने उनका पूरा बिजनेस चौपट कर दिया था। वहीं अंश अपने जलन भरी नज़रों से राधिका और आदित्य को देखने लगता है, क्योंकि वह यह कार लेना चाहता था, लेकिन बिजनेस में हो रहे नुकसान की वजह से वह ये कार नहीं ले पा रहा था। और आज आदित्य ने किसी को ऐसे ही यह गिफ्ट कर दी। महिमा जी, राधिका बेटा, अब सब लोग आ गए हैं, इसीलिए अब आप केक कट करो। तभी सुबी बोलती है, नो, अभी मेरी फ्रेंड्स नहीं आई हैं, इसीलिए मम्मा अभी केक नहीं कट करेंगी। राधिका, ओके, हम तुम्हारी दोस्तों का इंतज़ार कर लेंगे। सुबी और आदित्य दोनों की ही नज़रें एंट्रेंस पर थी। आदित्य इशिका और इशिता से मिलने के लिए बेताब था। तभी उसे एंट्रेंस से आती हुई दो नन्ही सी खूबसूरत परियां दिखाई देती हैं, जिन्होंने ब्लैक कलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई थी और वह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सुबह भागते हुए उन दोनों के पास आती है
और उन्हें गले लगाकर बोलती है, तुम दोनों ने कितना लेट कर दिया है। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इशिका, सॉरी। शुभी, चलो मैं तुम्हें मम्मा से मिलाती हूँ। शुभी इशिका और इशिता को राधिका के पास ले जाती है। इशिका और इशिता एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे आंटी। राधिका कुछ जवाब नहीं देती। वो तो बस इशिता और इशिका को ही देखे जा रही थी, जिनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी आदित्य से मिल रही थी। कुछ यही हाल महिमा जी और उदय का भी था। सुबह राधिका को हिलाते हुए बोलती है, मम्मा क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? राधिका, सॉरी, थैंक यू प्रिंसेस, आप अकेले आए हैं। आपकी मॉम कहाँ पर रह गई? इशिका, मम्मा को एक ज़रूरी कॉल आ गई, इसीलिए वो अभी बाहर हैं। राधिका हाँ में सिर हिलाती है और उन दोनों के गालों को चूमते हुए बोलती है, आप दोनों वाकई में काफ़ी खूबसूरत हो। उसकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन इशिता के कुछ खास रिएक्शन नहीं थे। राधिका को उसका बिहेवियर आदित्य के जैसा ही लगता है। महिमा जी, राधिका अब केक कट करो, सब लोग तो आ गए हैं। राधिका भी हाँ में सिर हिलाकर केक कट करती है। राधिका सबसे पहले केक आदित्य को खिलाती है, जिसे देखकर सबका मुंह बन जाता है। केक काटने के बाद सुभी अपनी मॉम के लिए एक सरप्राइज डांस करती है, जिसे देखकर राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आदित्य कई बार इशिता और इशिका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों उसे इग्नोर कर रहे थे। यह देखकर नील को बहुत हंसी आ रही थी। वहीं निकिता जब अपने फ़ोन कॉल को रिसीव करके अंदर आती है, तो उसकी नज़र राधिका और आदित्य पर जाती है, जिन्हें वहां देखकर वह शॉक हो जाती है। वह वहां से जाने की सोचती है। तभी उसकी नज़र आदित्य की बैग पर जाती है, जहां पर एक रेड पॉइंट शो हो रहा था, जिससे वह समझ आती है कि कोई आदित्य को शूट करने वाला है। वो भागते हुई आदित्य की तरफ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आदित्य वहाँ से हटो। उसकी आवाज़ सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। तभी निकिता जल्दी से उसके पास आकर उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और गोली सामने रखे एक शो पीस पर आकर लगती है, जिससे उसका कांच इधर उधर बिखर जाता है। आदित्य के बॉडीगार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं और आदित्य को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। सबकी नज़रों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नील जल्दी से आकर सिचुएशन को संभालता है और सबको रिलैक्स होने को कहता है। एक बॉडीगार्ड आकर नील को बताता है कि बॉस, हमने उस इंसान को पकड़ लिया है जिसने बॉस को शूट करने की कोशिश की है। यह सुनकर महिमा जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आदित्य तो बस निकिता को ही देखे जा रहा था। वह मन में सोचता है, निकिता ने मेरी जान बचाई, इसका मतलब भाभी मुझसे। इशिता और इशिका भागते हुए निकिता के पास आते हैं और उससे एक साथ पूछते हैं, मम्मा आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो हो ना? वह दोनों उसे गले लगा लेते हैं। उनकी बात सुनकर आदित्य और नील कभी निकिता को देखते तो कभी इशिता और इशिका की तरफ। वहीं राधिका निकिता को वहाँ देखकर पहले से ही हैरान थी, और फिर इशिता और इशिका के मुंह से निकिता के लिए मॉम सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं आदित्य के दिमाग में तो बस एक ही शब्द चल रहा था, मॉम। क्या करेगा आदित्य? इशिका और इशिता का सच जानने के लिए देखते रहिए यह कहानी। सॉरी, एपिसोड काफ़ी लेट आया है, पर मुझे बहुत ज़रूरी काम थे, इसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं डाल पा रही थी। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ एपिसोड्स में ही यह कहानी ख़त्म कर दूँ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।